हाय गाइस, एक नए वीडियो में मैं रजनीश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रोडक्टिव एसआईपी में। आज के इस वीडियो में हम टैक्स सेविंग स्कीम प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पीपीएफ बहुत ही पॉपुलर स्कीम है एमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और ये टैक्स सेविंग स्कीम्स के लिए ज़्यादा यूज की जाती है। आज की इस वीडियो में हम पीपीएफ के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में चालू किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्मॉल सेविंग्स को अट्रैक्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं ताकि उनकी रिटायरमेंट लाइफ या लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो सकें, वो इजीली उसको स्मूथली रन कर सकें। पीपीएफ के फीचर्स के बारे में बताने के पहले मैं उसके कुछ बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ। इसके दो बेसिक बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी गारंटी लेती है, इसलिए यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको रिटर्न देता है और यहाँ पर रिस्क किसी प्रकार का नहीं होता, ये जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। सेकंड है इसका टैक्स बेनिफिट। क्योंकि जब ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी तो उनका पर्पस था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम में टैक्स के कुछ बेनिफिट्स दिए, मींस उनको टैक्स में रिबेट प्रोवाइड की और इस स्कीम में जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उस पर किसी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता। इवन जो भी आप रिटर्न जनरेट करते हैं, जो भी इंटरेस्ट आपको इस स्कीम में मिलता है, इस इन्वेस्टमेंट से मिलता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं लगता और ये अंडर सेक्शन 80C के तहत होता है। ये तो बात हुई इसके बेनिफिट्स। अब हम इनके फीचर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, तो जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो इस पे अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं और ये 1 पर्सन 1 अकाउंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मींस यदि आपने एक अकाउंट एक्टिवेट कर लिया, एक अकाउंट खोल लिया तो आप दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते। बट हाँ, यदि आप चाहें तो आप माइनर के नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं जिसको आप एज ए लीगल गार्डियन ऑपरेट कर सकते हैं। एनआरआई अगस्त 2018 के पहले अकाउंट खोल सकते थे, बट अब यहाँ पे वो अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बट जिन एनआरआईज का अकाउंट अगस्त 2018 के पहले ओपन हो चुका है वो इसको अपनी फुल मैच्योरिटी टाइम 15 ईयर्स तक के लिए ऑपरेट कर सकते हैं और उसमें फुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब बात आती है अकाउंट कहाँ एक्टिवेट करना है। तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। आप वहाँ पे फिजिकली विजिट करके भी अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं और ऑनलाइन अकाउंट अगर आपका है किसी नेशनलाइज्ड बैंक में तो आप वहां भी ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट को खोल सकते हैं। इसका दूसरा फीचर है इन्वेस्टमेंट। अकाउंट तो एक्टिवेट हो गया बट इन्वेस्टमेंट भी तो करना जरूरी है। आप मिनिमम 500 रुपीज पर एनम से लेकर 1,50,000 पर एनम तक इस अकाउंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपने अपना एक अकाउंट एक्टिवेट किया है और आप साथ में अपने माइनर का एक अकाउंट एक्टिवेट किया हुआ है तो भी दोनों को मिलाकर क्यूमुलेटिव 1,50,000 की मैक्सिमम लिमिट तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अकाउंट एक्टिवेट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब बात करते हैं रिटर्न की, इंटरेस्ट की। सेंट्रल गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है और अप्रैल 2020 सितंबर 2020 तक 7.1 का रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरेस्ट है जो कि आपको मिलेगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट कंपाउंड बेसिस पे कैलकुलेट होता है और मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। किस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है? 5th डेट से और लास्ट डे ऑफ द मंथ, इस बीच में जो भी लोएस्ट आपका जो बैलेंस होगा उस अमाउंट पे आपको ये 7.1% का रिटर्न, 7.1% का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। इमेजिन करिए 5th से लेकर 18 तारीख तक आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज है, बट ड्यू टू सर्टेन इश्यूज आपने कुछ विड्रॉ किया और 19th को वो अमाउंट जो है वो 8 लाख रुपीज का बचा और 19th से लेकर 31st तक वो 8 लाख रुपीज मेंटेन रहा। तो आपको इस 8 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आपको 10 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो लोएस्ट अमाउंट है उस पर ही आपको अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की, इसके लॉक इन पीरियड की। वैसे तो पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए लॉक इन होता है, बट सर्टेन इश्यूज में आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आफ्टर 15 ईयर्स आप चाहें तो हर 5 साल के लिए इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है।
क्या आप पीपीएफ अकाउंट से लोन ले सकते हैं? जी हाँ, आप पीपीएफ अकाउंट से लोन ले सकते हैं। यहाँ एक बात समझिए, इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। मान लीजिए आपने किसी फाइनेंशियल के बीच में इन्वेस्ट किया, बीच में अकाउंट एक्टिवेट किया, तो उस फाइनेंशियल ईयर को किसी भी कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। मसलन आपने FY 2019-20 के बीच में माने अक्टूबर 2019 में अगर अकाउंट एक्टिवेट किया है, तो वो लोन के लिए या विड्रॉवल के लिए वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कंसीडर नहीं होगा और आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट माना जाएगा। हालांकि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020, इसके बीच का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। वापस लोन पर आते हैं, तो लोन लेने की पहली एलिजिबिलिटी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 फाइनेंशियल ईयर से 6 फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस बीच में लोन अप्लाई करते हैं तो ही आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। कितना लोन सैंक्शन होगा? तो जो भी जिस फाइनेंशियल में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में जो भी बैलेंस होगा उसका 25% ही आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा। लोन पर इंटरेस्ट कितना पे करना होगा? जितना पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है प्लस 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट पे करना होगा और इस पूरे लोन को आपको 36 मंथ यानी 3 साल के अंदर रीपे करना होगा। क्या आप बार बार लोन ले सकते हैं? जी हाँ, आप बार बार लोन ले सकते हैं, बट आपका लोन लेने का जो कंडीशन होगा, पहला तो वही कि 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर तक के बीच में आप अप्लाई करें, और सेकेंड ये कि आपका जो पहला लोन है वो पूरा सेटल हो जाना चाहिए, वो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम लोन रिसीव हो सकता है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आप विड्रॉवल के लिए एलिजिबल हैं तो आपको लोन सैंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं विड्रॉवल की। आप विड्रॉवल 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, फुल मैच्योरिटी के पीरियड पे आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स आप अपना पूरा पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को विड्रॉ कर सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड है, आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल विड्रॉवल में कंडीशन ये है कि आपको 7th फाइनेंशियल ईयर से बाद ही आपको पार्शियल विड्रॉवल की परमिशन होगी। आप 7th ईयर से पहले फाइनेंशियल विड्रॉवल भी नहीं कर सकते। कितना विड्रॉ कर सकते हैं? तो जो जिस समय आप विड्रॉ कर रहे हैं उसके पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, सपोज करिए आप 2021 के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1920 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जितना बैलेंस होगा उसका सिर्फ 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं और सिर्फ 1 टाइम फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। हर फाइनेंशियल में आप विड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक आपने बेनिफिट्स, फीचर्स और लिमिटेशंस के बारे में जाना। अब कुछ ऐसी बातें जो कि कंसीडर करनी चाहिए अपन को अकाउंट एक्टिवेट करते समय। सबसे पहले लीगली बात करूं तो अगर आपका कोई डेट है या आपकी कोई लायबिलिटी है, उन दोनों की वजह से भी आपका ये पीपीएफ अकाउंट कभी सीज नहीं हो सकता। इवन कोर्ट कैन नॉट सीज इट। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही टैक्स लायबिलिटी की वजह से आपके अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकता है या पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है। अदरवाइज आप पे कितना भी लायबिलिटी हो, ये पैसा क्योंकि आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेव किया हुआ है, तो इसको कोई भी सीज नहीं कर सकता। सो इस तरह से भी ये सिक्योर हो जाता है। सेकेंड है नॉमिनेशन। जिस तरह से आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स पे नॉमिनी करते हैं, उसी तरह आप इस पे भी नॉमिनी कर सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ नॉमिनीज कर सकते हैं, 1 2 3, और कितने भी शेयर्स में नॉमिनी कर सकते हैं। मींस आप अपने स्पाउस को 50%, फर्स्ट चाइल्ड को 25%, सेकंड चाइल्ड को 25%, स्पाउस को 25%, फर्स्ट चाइल्ड को 50%, सेकंड चाइल्ड को 25%, इस तरह से अलग अलग शेयर में भी नॉमिनेट किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट डिफॉल्ट एंड रिवाइवल। सपोज करिए आपने जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो किसी वजह से आप 3 साल 4 साल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए आपको जितने भी फाइनेंशियल ईयर में गैप आया है उस सारे गैप का जितना भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 500 रुपीज का वो करना होगा, प्लस जितने भी फाइनेंशियल ईयर है पर फाइनेंशियल ईयर 50 रुपीज की पेनाल्टी पे करनी होगी। सपोज करिए आप 3 साल तक नहीं कर पाते, तो 500 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 3 वो 1500 रुपए आपको पे करने होंगे, प्लस 150 रुपीज 50 50 50 ये 150 रुपए भी आपको पेनाल्टी के रूप में देने होंगे। और जब ऐसे ही आप फाइल करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो ये आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा।
और आप इसको फिर से नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं। क्या आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं? यस, बट 2 कंडीशंस हैं और दोनों बहुत हार्ड हैं। नंबर 1 कि आपका जो भी पीपीएफ अकाउंट है वो 5 फाइनेंशियल ईयर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। मींस अगर आपने 1920 में अकाउंट एक्टिवेट किया है तो वो 1920 कंसिडर नहीं होगा, 2021 से लेके 5 ईयर यानी 2021, 2022, 21, 22, 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25। आफ्टर 25 आप उसको प्री मैच्योर बंद कर सकते हैं। और प्री मैच्योर अकाउंट सिर्फ अकाउंट होल्डर ही बंद कर सकता है। इवन अगर माइनर के केस में है तो सिर्फ माइनर ही उसको बंद कर सकता है, गार्जियन उसको बंद नहीं कर सकते। सेकेंड, आप खुद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है और उसका कोई अकाउंट है तो वो अपने हायर एजुकेशन के लिए अपना पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकता है। बट जब पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज होते हैं तो आपको उसके ऊपर पेनाल्टी लगती है 1% की। मींस अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है 7.1% का, उसमें -1% यानी प्री मैच्योर के केस में, प्री मैच्योर क्लोज के केस में आपको 6.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो पीपीएफ के बारे में अब आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने दे दी है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाइए फटाफट पीपीएफ अकाउंट एक्टिवेट करिए और अपनी जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं लॉन्ग टर्म के सबको एंजॉय कीजिए। Now I am signing off from this video. Happy investing and have a great day. Thank you and bye bye.